नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आज प्राइम डिबेट में बात करेंगे एक बड़ी खबर की। जिस तरह से लालू यादव और उनके परिवार को आज जमानत दी गई है दिल्ली कोर्ट के द्वारा, और जब वो मीडिया से मुखातिब होते हैं तो जाहिर तौर पर वो अपने विचार रखते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को निशाने पे लेते हैं। बीजेपी को जमकर घेरा उन्होंने। साथ ही साथ जो बिहार में जातीय जनगणना हुई है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि आगे हम पिछड़ों और दलितों के लिए काम करेंगे। तो बहुत कुछ मायने इसके निकल रहे हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संतोष सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन कुमार चौधरी, बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है TV6 पर। नमस्कार। नमस्कार। और मेरा पहला सवाल है संतोष जी से। संतोष जी, जिस तरह से आज ये जमानत मिली है और ऐसे में जब लालू प्रसाद यादव पहुंचते हैं मीडिया के सामने तो अपनी बात वो रखते हैं और उसमें वो कहते हैं कि दलितों और पिछड़ों के लिए काम किया जाएगा और एक तरह से अपनी राजनीति शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में ये माना जाए कि आगामी समय में जब आम चुनाव होंगे तो इसका और ज़्यादा प्रभाव दिखेगा। आरजेडी और ज़्यादा अब पावर में आती हुई दिख रही है इस जमानत के बाद। आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो ये हम अपने मीडिया के साथियों को जानकारी दे दें कि उनको जमानत मिलना ही मिलना था, क्योंकि इस केस में ऑलरेडी चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी। इसलिए सीबीआई प्रोटेस्ट नहीं की जमानत की। इस केस की पूरी प्रक्रिया, भाई चार्जशीट हो गया मतलब अब इनके खिलाफ कोई ऐसी बाध्यता नहीं है जो बाहर रहेंगे तो ये फिर एविडेंस कलेक्ट करने में या बाकी जो प्रोसेस है उसमें वो बाधा पहुंचा सकते हैं। तो जमानत तो इनको मिलना ही मिलना था। देखिए, संकट इनके लिए ये है, जो हमें लगता है कि जानकारी आप तक पहुंच जाए। संकट ये है कि इनके जितने चाहने वाले, जितने करीबी लोग हैं, वही सीबीआई के गवाह बन गए हैं। आने वाले समय में इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। ये राहत नहीं है। ये जैसे ही चार्ज फ्रेम होगा अगली तारीख में और ट्रायल शुरू होगी तो इतने इनके, चाहे भोला यादव हो या 6 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी दानापुर रेल मंडल में पोस्टेड हैं डी ग्रेड में, जिनकी जमीन कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से लालू परिवार तक पहुंचा है, वो सारे लोग सीबीआई के गवाह बन चुके हैं। इसलिए मुश्किलें आने वाली हैं। इसका अंदेशा लालू को है और लालू इसलिए जातीय जनगणना को लेकर एग्रेसिव है और उनकी कोशिश है कि ये हम अपने समाज को, अपने पिछड़े समाज को, अति पिछड़े समाज को ये मैसेज दें कि इस वजह से हमें जेल भेजा जा रहा है। तो ये एक मतलब पहले की तैयारी है। और जिस तरीके से जातीय जनगणना का रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, कोशिश उनकी यही है कि एक बार फिर से बिहार को 95 के दशक में जो इस तरीके से पिछड़ावाद का लहर था, उस लहर की तरफ बिहार को हम शिफ्ट करें। हालांकि बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। वो दौर और आज के दौर में बहुत फर्क है। आज सामने कोई सवर्ण चेहरा नहीं है। आज सामने वाले भी या तो दलित हैं या नहीं तो पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो उस नैरेटिव को सेट करना तो थोड़ी, हमें लगता है कि परेशानी है लालू जी के लिए। जी नवीन जी, और कहीं ना कहीं अब देख लिए आपके इंडिया का जो गठबंधन है वो बीजेपी को पूरी तरह से घेर रहा है कि जातीय जनगणना कराना नहीं चाहती बीजेपी सरकार, और ऐसे में इसका लाभ इंडिया के जो दूसरे गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं उन्हें मिलेगा। और खासतौर से बिहार में जो जातीय गणना हो चुकी है, ऐसे में जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि ओबीसी एक बहुत बड़ा वर्ग है और इसे साधने की बहुत जरूरत है। और बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ओबीसी वर्ग के लिए कुछ नहीं कर रही है। ये कहना सरासर गलत है। प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही कहा है कि अब इस 21वीं सदी के दौर में जाति गणना करवाना, आदरणीय पत्रकार संतोष जी बोल रहे हैं कि 95 के दशक में फिर से ये बिहार को लौटाना चाहते हैं। अब दो ही नैरेटिव पर चलेगा, गरीब और अमीर की लड़ाई चलेगी। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है। रही बात ओबीसी सबसे अधिक हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री भी जो उसी ओबीसी से आते हैं। तो और भारतीय जनता पार्टी तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो उस दौर में अब बिहार या पूरा देश वापस नहीं जा सकता है।
जैसा ये लोग जाति गणना करके करने का प्रयास कर रहे हैं। जी संतोष जी, आप क्या मानते हैं आरजेडी को कितना फायदा मिलेगा आगामी चुनाव में? देखिए, बीजेपी का यही स्टैंड जो है, हमें लगता है कि नुकसान पहुंचाएगा इनको। अरे जातिगत जनगणना कराने से क्या नुकसान है? आज जो आंकड़ा बिहार में आया है वही आंकड़ा अमूमन सब लोगों के पास था कि बिहार में यादव की आबादी सबसे ज्यादा है, सवर्णों की आबादी 10% के अंदर है। तो वो जो नैरेटिव सेट करना चाहता है, आप उसके उस नैरेटिव का जवाब दीजिए। हम गरीब और अमीर का नारा तो इंदिरा गांधी लगाई थी, गई, वो भी एक दौर था। आप भी तो देश को उसी तरीके से ले जाना चाहते हैं। आप जातीय जनगणना कराने में समस्या क्या है? अरे सबको पता चल कोई जाएगा कि समस्या हमारी नहीं, नहीं कोई समस्या नहीं है। हमारी सरकार में ही जातिगत जनगणना या गणना कराने का निर्णय आदरणीय सुशील मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी जब साथ थी तभी यह निर्णय लिया गया था। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, ये अपना किए हैं, अच्छी बात है, करें। लेकिन अमित शाह जी ने संसद में जवाब देकर कहा था कि हमारे पास कितने ओबीसी सांसद विधायक हैं, कितने ओबीसी मंत्री हैं, तो हम तो उनकी संख्या के अनुरूप उनको हिस्सेदारी दे ही रहे हैं। कहाँ इसमें आपत्ति नहीं तो है? फिर डर किस बात का है? कोई डर अगर नहीं जातीय है। जनगणना भी हो जाती है, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष घेर रहा है केंद्र सरकार को, और बीजेपी के लिए भी वाकई ये अब गले की फांस बन गई, क्योंकि चारों तरफ से यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि ये जातीय जनगणना नहीं कराई जा सकती पूरे देश में। बिहार का आप जो मुद्दा बना लीजिए, बेंगलोर में आज कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनको कहिएगा जो जातिगत गणना पर कुछ टिप्पणी कीजिए, तो वो सब कहेंगे ये बेकार की बात है। और 95 के दौर में फिर बिहार नहीं जाना चाहता है। ब्रेन तो सारे प्लान कर गए थे उस दौर में, जिसको हम लोग जंगल राज बोलते हैं, फिर वही कानून लाना चाह रहे हैं। करवाए हैं तो उनके उत्थान के लिए कुछ योजनाएं लाएं। अभी तो जो योजना ही कुछ चला नहीं पा रहे हैं, पैसा इनके पास है नहीं, ये क्या निकालेंगे उनके लिए स्कीम? निकाले ना, इसमें कौन मना कर रहा है? हम लोग तो कहते ही हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, कोई आपत्ति नहीं। सबका साथ सबका फिर विकास से हो रहा है जी, लेकिन ये एक नियम है कि हर 10 साल में जातीय जनगणना होती है, जो कि 2021 में होनी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ कोविड के चलते। तो अब तो ये समय आ चुका है कि कम से कम अब कराई जाए, चुनाव भी आने वाले हैं और लगभग सभी लोग ये मांग कर रहे हैं। जाति जनगणना हर 10 साल पर नहीं होती है, वो सेंसस होता है पूरे देश में 10 साल पर। चूंकि कुछ भारत सरकार की मजबूरियां रही होगी, संसद में सीट बढ़ना है, 33% महिलाओं को आरक्षण मिला है, तो वो परिसीमन भी आना है, तो इसीलिए इस वजह से टला होगा कि 26 में एक बार जनगणना हो जाए, फिर परिसीमन आयोग निर्धारण कर दे, तो फिर सही अंकों में कोई लोकसभा 40 लाख पर है, कोई लोकसभा 10 लाख पर है, तो ये असमानता जो है वो भी दूर होगी। और जिन जिन लोगों को प्रतिनिधित्व, जिन जिन आबादी को नहीं मिला है, उनकी भी आबादी बढ़ेगी। तो हम लोग तो इस काम में लगे हुए हैं, हम टिकट भी उसी हिसाब से बांटते हैं। आज हमारे पास ओबीसी, दलित, महादलित सभी समाज के सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, मैं दरभंगा से बिलोंग करता हूं, यहीं के हमारे जिलाध्यक्ष जीवा सहनी जी हैं, हरी सहनी जी यहीं से हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद में बनाया गया है। तो कोई बात नहीं है, ये तो होना चाहिए, हम लोग इसका समर्थन करते हैं। संतोष जी, आपका रिएक्शन? देखिए, जो ये कह रहे हैं ना, इसी में इनकी चालाकी छुपी हुई है। यही चालाकी, जो चालाकी इनकी छुपी है, वही चालाकी इनके लिए मुसीबत कह सकते हैं कि समस्या खड़ी करने वाली है। अरे आप खुल कर कहिए ना कि भाई, जैसे मोदी जी कल कहे ना कि भाई जनगणना की हम बात, क्यों भाई, जातीय जनगणना होने में क्या दिक्कत है? एक बार लोगों को पता तो चल जाए देश स्तर पे कि किसकी कितनी जाति है। आप जैसे ये आप देख लीजिए, दरभंगा की बात की है, तो हम इनको दरभंगा के सहारे करते हैं कि जो जिस जीवन सहनी का बात किए, जिस हरी सहनी की बात किए, एक पहले भी जो विधान पार्षद, सब चच्चा भतीजा है, मतलब कोई तीसरा आदमी इनको नहीं मिला।
आज ये यही समस्या यही है कि जब ये सिंबॉलिक पॉलिटिक्स करते हैं कि भाई हमको सहनी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाना है, एक ही परिवार को हम लेके वहां तक पहुंचा दिए। ये इनका सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है, इसीलिए ये बचते हैं। अरे क्या समस्या है भाई, आपका शिवराज सिंह चौहान दलित मुख्यमंत्री हैं, एक दो को छोड़ दीजिए तो सब इनका मुख्यमंत्री मतलब पिछड़ी जातियों से आते हैं इनका। लेकिन समस्या यही है कि संघ इस मामले में, संघ का जो आइडियोलॉग है वो मानते हैं कि जो आरक्षण है या फिर ये जो जाति का बंधन है, ये उनके हिंदुत्व को, एजेंडे को रोकता है। मतलब ये हिंदुत्व के सहारे चीजों को देखना चाहते हैं, ये उसको जाति जाति पे खंडित करना नहीं चाहते। जैसे ही ये जाति की बात आएगी इन्हें परेशानी होगी। आप देखिए कि संघ जिस की आइडियोलॉजी क्या है जातीय जनगणना को लेकर, आरक्षण को लेकर भले एक बार पटना में वो बोल दिए तो थोड़ा उनको नुकसान हुआ, हालांकि उस वजह से नुकसान हुआ ऐसा हम नहीं मानते हैं। लेकिन संघ यही मानती है कि हमें हिंदुत्व की बात, मतलब हम हिंदू हैं, जाति पर मत बात कीजिए, जाति पर बात होगी तो फिर हिंदू अलग अलग नैरेटिव सेट होना शुरू होगा। तो ये जिस नैरेटिव को बनाए रखना चाहते हैं, अब देखिए प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं कि मनमोहन सिंह कह दिए कि अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा पहला हक उन्हीं को है, जबकि पूरी तौर पर झूठ है, कभी मनमोहन सिंह ऐसा बयान दिए भी नहीं। अब इनके पास सिर्फ यही रास्ता बचा है, इसी नैरेटिव को हम सेट करें कि हिंदू मुसलमान, जाति के नैरेटिव सेट करने में इनको दिक्कत, भले इनके पास सारा ओबीसी चेहरा ही क्यों नहीं है, लेकिन राजनीति ये संघ के शैली पर ही करते हैं। और संघ की शैली जाति को एग्जिस्ट कराना नहीं चाहती है, संघ को है कि आप धर्म को एग्जिस्ट कराइए। संकट यही है, इसी वजह से ये चीजों को लेकर ये भागते हैं। भाई घोषणा कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है कि अब जब 2025 या 26 में जो जनगणना होगी वो जाति आधारित जनगणना होगी। तो जाति आधारित जनगणना के खिलाफ की वजह ही यही है कि संघ उस आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है। संघ चाहती है कि हम पूरे हिंदुत्व को एक पॉकेट रखें। जैसे देखिए संकट क्या है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा को के सहारे ये लोग अपना आंकड़ा दिखाते हैं कम 70% है, 80%, और ये दलित बाकी सभी लोगों को दिखाते हैं कि हम 90% है, 10-12 जो भी मुसलमान या अनहो 80% हम है। तो ये जो नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश है उसी में ये सारी चीजें चल रही है। ये वो जाति का नैरेटिव सेट करना चाहता है, ये धर्म की नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, इसलिए धर्म की नैरेटिव सेट करने वाले लोग जातीय जनगणना से बच रहे हैं, और जो जाति आधारित जनगणना के पक्षधर हैं वो चाहते हैं कि जाति बना रहे। यही कंट्राडिक्शन है इन दोनों के बीच, इसलिए ये जातिगत जनगणना से ये भाग रहे हैं। और पीएम मोदी ने अब ये साफ कर दिया कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। इसका मतलब ये माना जाए संतोष जी की आने वाले समय में ये गणना नहीं होने वाली। देखिए ये गणना नहीं कराएंगे। एक होता है ना कि बेसिक प्रिंसिपल इनका जो है, संघ का बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ है जातिगत जनगणना, और संघ इनका मदर संस्था है, उनके विपरीत ये जा ही नहीं सकते। वो इस बात को लेकर है कि भाई 100 साल लगा है इनको जाति से तोड़ते। तो याद कीजिए ना, जिस समय में मंडल कमीशन लागू हुआ था, ये अपनी रथ यात्रा की शुरुआत की, उस दौर बड़ी उस जाति को तोड़ते 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 2014 में ये देश के प्रधानमंत्री बीजेपी, मतलब उस तरीके से वाजपेयी जी भी बने, लेकिन उस तरीके से नहीं बने हुए, लेकिन मोदी जी बने। तो आप फिर ही जाति की तरफ मुड़ना नहीं चाहते हैं कि जाति की तरफ अगर हम किसी तरीके से मुड़े तो फिर हम उस खेल में फंस जाएंगे, क्योंकि उसके मास्टर ये देखिए, एक ये भी होता है ना कि किस तरीके के पिच पर आपका खेलने का अनुभव बेहतर है। धर्म के पिच पर एक बढ़िया बैटिंग करते हैं, बढ़िया बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग भी बढ़िया करते हैं, लेकिन जैसे ही वो पिच बदलता है इनको परेशानी होनी शुरू हो जाती है। क्यों मोदी को ये कहना पड़ा कि मनमोहन सिंह जो है सो बोले कि पहला हक जो है अल्पसंख्यकों को होगा, जबकि मनमोहन सिंह कभी ये बयान नहीं दिए। कारण यही है कि जैसे जात के आधार पर लालू परिवार या नवीन जी आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी मैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। आरजेडी नेता जयंत जिज्ञासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत जी आपका स्वागत है TV6 पर। जी नवीन जी आपका रिएक्शन। नहीं, पब्लिक डोमेन में पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी का बयान दर्ज है, ये आप देख लीजिए। मोदी जी प्रधानमंत्री जी गलत नहीं बोले हैं। रही बात क्या इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के सभी घटक एक हैं,
ममता बनर्जी तैयार हुई जाति गणना के लिए, कर्नाटक में जाति गणना हो चुकी है, क्यों नहीं उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जा रही है? क्या दिक्कत है कांग्रेस को वहां करने में? तो ये सब कहना, अब मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं, हम लोग तो सरकार में जब थे तो इसका समर्थन किए थे, जो होनी चाहिए, और आज भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसका स्वागत करते हैं, उसके रिपोर्ट का भी स्वागत करते हैं। लेकिन फिर से आप जो वो लोग कह रहे हैं कि आरजेडी 95 के दशक में बिहार को लौटाना चाहती है, वो बिहार अब लौटने के लिए तैयार नहीं। अब विकास की राजनीति चलेगी और सिर्फ गरीब की बात होगी। जी जी। और हमारे साथ आरजेडी नेता जैन जी जुड़े हुए हैं। जैन जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी। तो आरजेडी के लिए आज बड़ा दिन है। लालू यादव और उनके परिवार को जमानत मिली है। अब उनके नेतृत्व में कितनी बड़ी राहत आप महसूस करेंगे और कितनी मजबूती के साथ पार्टी आगामी चुनाव के लिए तैयारी करेगी? नहीं, ये निश्चित रूप से एक राजनीतिक दुराग्रह के चलते पूरे परिवार को परेशान किया जाता रहा है, और जिस मामले से तेजस्वी जी का कोई लेना देना नहीं था, उनको भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में घसीट दिया गया। तो न्यायालय पर पूरा भरोसा है, और आज एक किस्म से आप कहते हैं कि हमारी पार्टी के सभी नेता, समर्थक और बिहार की वह मजलूम गरीब जनता बहुत खुश है, और हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह से सीबीआई नेट एसेट के मामले में यह साबित करने में विफल रही कि कोई आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है, उसी तरह से इस मामले में कोई दम है नहीं। ये तो जबरन फ्रेम करते हैं चार्ज को। हम लोग लंबे समय से ये सब झेलते रहे हैं। कल ही लालू प्रसाद जी ने ये कहा कि ये सुनवाई वगैरह तो होती रहती है, हमने कोई काम ऐसा किया ही नहीं जिससे कि हमें डरने की जरूरत हो। तो बहुत स्पष्ट है, आप जान रही हैं कि निष्पक्ष जांच हो तो इस देश में न्यायिक प्रक्रिया में और यकीन बढ़ेगा नागरिकों। लेकिन दुर्भाग्य से ये हो रहा है कि जो मौजूदा निजाम है, उनके काम काज की शैली से आप सब लोग अवगत हैं। किस तरह से संजय सिंह जी को आज ही घर पर जिस तरह से छापेमारी होती है, गिरफ्तारी होती है, इस तरह से इस देश के संजीदा नागरिकों को बनाने की प्रक्रिया का जो हिस्सा लोग हैं, पत्रकार, उनकी जिस तरह से उनके यहाँ रेट होता है, उर्मिलेश जी से लेकर और संजय गुहा ठाकुरता, निंदी वगैरह, तमाम लोग अभी साथ। तो कुल मिला के एक पूरी जो हुकूमत है, वह अगर इस बात को नहीं समझ पा रही है कि वो रात दिन इस तरह की हरकतों से और नंगी होती चली जाएगी। मैं एक ही वाकये का जिक्र करना चाहता हूँ यहाँ पर, और एक ऐतिहासिक संदर्भ आपके बीच रखना चाहता हूँ कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1922 में, तो मार्च में 6 साल की सजा महात्मा गांधी को सुना दी ब्रिटिश हुकूमत ने, और वो जेल में थे। लेकिन 6 साल किया, जैसे ही वो बीमार पड़े और डॉक्टरों का मशवरा था कि उनका ऑपरेशन, 2 साल के भीतर ही उनको जनवरी 1924 में ब्रिटिश हुकूमत ने रिहा कर दिया। इसके अंदर भी ये मानवीयता बची हुई थी। लेकिन लालू प्रसाद जी को जिस तरह से टॉर्चर किया जाता रहा है, मैं समझता हूं कि आने वाले वर्षों में ये केस स्टडी होगा कि किस तरह से एक शख्सियत से कोई खौफजदा होकर इस तरह का काम करता है। और बिहार सरकार ने जो ऐतिहासिक, वो शायद इसलिए कि वो लोगों को गिलवनाइज कर लेते हैं, विपक्ष को इकट्ठा करने की एक सलाहियत है, एक तजुर्बा है और एक अनुभव है 50 वर्षों का सार्वजनिक जीवन का। और इस तरह के कम लोग अब देश में रह गए हैं, जो थे वो गुजर गए 1-2 लोग, तो शायद इसलिए। और दूसरा एक और बात है कि वो आप समझें कि आम जनता की भाषा बोलते हैं, तो शायद बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्सिटी से भरे हुए इश्यूज को भी वो जल्दी लोगों तक ले जा पाते हैं, आश्वस्त कर लेते हैं, समझा ले जाते हैं। और इसीलिए
वो जब आए, एक 1.5 साल पहले की जब बात है कि हनुमान चालीसा पढ़ना है तो भाई मंदिर में पढ़ो, घर में पढ़ो, और मस्जिद के पास जाके इरिटेट किया जा रहा है जो लोगों को। तो ये जो एक बहुत रिफाइंड सेंसिबिलिटी और बहुत क्लैरिटी वाली अंडरस्टैंडिंग है उनकी, शायद इस उनके कम्युनिकेशन स्किल से ज्यादा घबराहट सरकार कि लामबंद न कर लें लोगों को भी और नेताओं को भी, पार्टियों को भी गोलबंद कर लेंगे तो शायद हमारे लिए ज्यादा मुश्किल होगी। लेकिन कारवां बढ़ चुका है और लोगों का मोह भंग हो चुका है इस सरकार से, तो 24 में इनको जाना तय है। तो इसलिए एक तरह से एक घबराहट की आहट साफ साफ सुनाई, और इसीलिए अनर्गल बयान भी आपको लगातार सुनने को मिलते हैं। जी जी संतोष जी, आपको क्या लगता है अब इंडिया गठबंधन को कितनी मजबूती मिलेगी और किस तरह से लालू यादव इस गठबंधन में अब सक्रिय दिखाई देंगे? देखिए, लालू यादव तो सक्रिय हैं ही। अभी जब से वो बाहर आए हैं, थोड़ा तो उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ है, तो वो सक्रिय हैं ही। उसमें उनकी सक्रियता स्वाभाविक तौर पे जातीय जनगणना के बाद और अलग तरीके से सक्रियता बढ़ेगी। लेकिन जो बिहार की राजनीति है, वो राजनीति अब मैथमेटिक्स पर आधारित राजनीति नहीं रहा, अब वो राजनीति केमिस्ट्री में बदल गया है। वो दौर था जब लालू जी जोड़ते थे MY समीकरण, चर्चा ही होती थी MY समीकरण की कि भाई 14 और 17 31% हम लोग हैं, लेकिन कभी उस तरीके से 31% वोट RJD को नहीं आया है। तो अब लड़ाई केमिस्ट्री की है, मतलब सिर्फ आप टेबल पे बैठ के जातियों के जोड़ करके ये इतनी जातियां हैं और हम सब लोग एक जगह हैं और हम इतने प्रतिशत वोट हमारा तय है, अब वो स्थिति नहीं है बिहार में। और यही वजह है कि एक तरफ जातीय जनगणना का या सर्वे रिपोर्ट कहिए जारी होता है, दूसरी तरफ जो आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण है, जिनको जुडिशियरी में आरक्षण को लेकर 2019 के संविधान संशोधन के बाद भी नहीं दिया जा रहा था, कल नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक में सबसे पहला एजेंडा उसी पर उसने मोहर लगाई है। मतलब नीतीश कुमार उस केमिस्ट्री पर काम कर रहे हैं जिस केमिस्ट्री को बीजेपी साधना चाहती है। तो लालू जी को की सक्रियता की जहां तक बात है, उनकी वो सक्रियता, वो जो दौर था, वो दौर अब लौट नहीं सकता है, क्योंकि साथ उनका नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे कि वो राजनीति इस लाइन पर लेकर चले जाए कि फिर हमारे, देखिए नीतीश कुमार की राजनीति क्या है, वो संतुलन बनाए हुए है। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ RJD है। RJD एक्सट्रीम कास्ट पॉलिटिक्स करता है, बीजेपी एक्सट्रीम आपको धर्म की राजनीति करता है। लेकिन जब वो बीजेपी के साथ रहे तब भी कॉमनल एजेंडे पर वो बहुत ही सख्त रहे, सीधे कार्रवाई करते रहे। वो कई पूर्व विधायक इनके जेल में रहे हैं शासनकाल के दौरान ही। कई विश्व हिंदू परिषद के, विद्यार्थी परिषद के या बीजेपी के नेता उन्होंने जेल भेजने में सेकंड का समय नहीं लिया। आपको याद होगा केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटा को इन्होंने जेल भेज दिया था। तो कॉमनल पॉलिटिक्स को भी ये उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से लालू का कास्ट पॉलिटिक्स है। कास्ट पॉलिटिक्स में भी लालू एक्सट्रीम पर जाते हैं, तो वो नीतीश को सहज नहीं है। नीतीश के लिए बिटवीन द लाइन ये यही चाहते हैं कि बीच का जो रास्ता बिहार की राजनीति को रहा है वो हम बैलेंस बनाए रखें। और तो ये माना जाए बैलेंस जी 2024 में लालू की केमिस्ट्री अब दिखाई देगी। नवीन जी, क्या लालू की केमिस्ट्री के बाद क्या लगता है आपको बीजेपी की केमिस्ट्री फेल होती हुई दिखाई देगी या और मेहनत की जाएगी, रणनीति में बदलाव किया जाएगा? मेहनत तो करना ही चाहिए। मेहनत से हम लोग किसी चुनाव को, नगर निगम का, नगर पालिका का, पंचायत के चुनाव को भी हम लोग हल्के में नहीं लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी जमानत मिलने पर वो न्यायिक प्रक्रिया है, माननीय न्यायालय पर हमको कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन जिस इंडिया गठबंधन के बारे में बातें की जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक फेमस डायलॉग है, न हम किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। तो बताइए, ये लैंड फॉर जॉब का सारा कागजात किसने दिया प्रधानमंत्री कार्यालय में? यही ललन सिंह जी ने दिया, यही जदयू के लोगों ने सारा सबूत दिया। अब इसमें क्या है नहीं है वो तो न्यायालय जानेंगे, लेकिन जमानत मिलने से कोई बड़ी नहीं हो जाता। नेशनल हेराल्ड में सोनिया गांधी जी और राहुल जी भी बेल पर है, तो ये तो बेल मिलना एक छोटी बात। ये तो अब मुकदमा चलेगा, अब क्या प्रमाण है नहीं है,
26 वर्ष की उम्र में कैसे 26 संपत्ति का मालिक बन गए, ये सब तो वही ना बताएंगे कोर्ट में। और जो कागजात दिए हैं वो लोग बताएंगे, प्रूफ तो वही लोग दे आए हैं। आज भोला जी सरकारी गवाह क्यों बने? अगर कहीं से मालूम है तो। अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया जी, क्यों नहीं कोर्ट से बेल मिल रहा है? क्या हो गया उतने बड़े? क्यों उनको मंत्री को 41 फोन की क्या जरूरत है? क्यों सारे फोन नष्ट हो गए? तो बिना सबूत के भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। आप अगर सही हैं तो न्यायालय से छूट जाइए। छूट तो कोई नहीं रहे। सत्येंद्र जैन भी सबसे ईमानदार स्वास्थ्य मंत्री थे, आज तक बेल नहीं मिला, जेल में सारा गलत लाभ ले रहे हैं। लालू जी भी बेल होने पर हाथी पर सवार होकर निकले थे, कहते चारा घोटाला में भी हम निर्दोष हैं। जिस पर में सार ढोया गया था वो स्कूटर का नंबर निकला। तो ये सब प्रश्न है। हम लोग वो चारा घोटाला में भी सारे सबूत यही लोग दिए थे, भारतीय जनता पार्टी ने कोई केस नहीं किया था। यही जदयू के लोग सारा सबूत, यही लैंड फॉर जॉब में आदरणीय सुशील मोदी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया कि जिनको लैंड फॉर जॉब में नौकरी मिली वही लोग बाद में जमीन रजिस्ट्री कर दिए, फ्लैट रजिस्ट्री कर दी। ये क्या संजोग है? नौकरी पाने के लिए आप जमीन क्यों दे रहे हैं, फ्लैट क्यों दे रहे हैं? तो कानून अपना काम करेगा, हमको इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन एक बात तय है, 24 में आएंगे मोदी जी ही, हमारी ही सरकार आएगी। ये हम लोगों ने बेनिफिशरीज का जो एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार किया गया है, जिसको अभी आप लोग कह रहे थे, जो गरीबी अमीरी, नवीन जी तो कहीं इंदिरा ओवर गांधी को कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं, परफॉर्मेंस दिए हैं। अभी आपको 3-4-5 राज्य का चुनाव नवंबर दिसंबर में आने वाला है, आप रिजल्ट देखिएगा। कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लगातार प्रदर्शन और जमीन पर काम, कैडर बेस्ड संगठन और एक नीति लेकर चले हैं, राष्ट्र नीति, राष्ट्र का विकास, देश का विकास, यही सपना है। और क्या कोई दरभंगे में राजनीति चुनाव हार चुनाव गया में है। संतोष जी आपका कमेंट चाहूंगी इस पर। कहाँ हार गए हैं? दरभंगे में चुनाव ही हार गए हैं, पूरा संगठन का जोर लगाया अभी नगर निगम में, दरभंगे में चुनाव हार गए हैं। तो देखिए, नगर निगम में यहाँ पार्टी बेस पर नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। जो कमल निशान पर हमारे कोई प्रत्याशी नहीं रहे। नहीं, ठीक है, लेकिन जहाँ हल्के वे में हमने बोल दिया है। देखिए, अगर जेल जाना ही अगर ये माना जाएगा कि दोषी है या निर्दोष है, तो अमित शाह भी बहुत दिनों तक जेल में रहे, आखिर वो बाहर निकले कि नहीं, इसलिए वो अलग चीज है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी जिस तरीके से राजनीति कर रही है बिहार में या बाकी जगहों पर, इसमें कोई दो मत नहीं है कि इंडिया के गठबंधन के बाद घबराहट है, क्योंकि इनको पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर उस तरीके की चुनौती मिल रही है। और उस भाई आप ये बताइए कि इस देश में इससे पहले भी, नवीन जी भी आप बेहतर समझते होंगे, प्रधानमंत्री किसी विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं जाते थे। एक अपनी मर्यादा थी, भाई अपने तरीके से हम काम करें। प्रधानमंत्री तो हमको लगता है कि जैसे भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान रणजी ट्रॉफी भी खेल लेता है, परमंडल में अगर कोई दिलीप ट्रॉफी हो रहा है तो वहां भी बैटिंग करने के लिए चले जा रहे हैं। अरे कुछ तो पद की भी गरिमा होती है। तो वो आप चुनाव को मशीन बना दिए, भाई हमको जीतना है चाहे जैसे जीते। हम सभी जगह मोदी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, जीत गए तो मोदी जीत गए, हार गए तो जेपी नड्डा चुनाव हार गए। तो ये इनकी नीति रही है। लेकिन पहली बार देखिए, घबराहट ऐसा नहीं है, घबराहट है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस रविशंकर की है तो क्या उन्होंने कहा कि भाई हमारा नाम हमारे पास कोई आया ही नहीं था कि हमारी जाति पूछने के लिए। ये जाति की जो गणना की सर्वेक्षण है वो पूरी तरह से सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो उन्होंने अपनी जाति की संख्या को इस तरीके से दिखाने की कोशिश की है, उनका महत्व बढ़े राजनीति में, यही कह सके। लेकिन जातिगत जनगणना कराने में आपको समस्या क्या है, आप कहिए। अब रोहिणी कमीशन की बात, अभी थोड़ी देर पहले रोहिणी कमीशन की बात ही लोग कर रहे हैं। रोहिणी कमीशन का गठन तो इसी सरकार ने की थी कि भाई पिछड़ों में जो अति पिछड़ा है उनको हम रिजर्वेशन का लाभ देंगे।
आप दे दीजिए। आप क्यों चुनाव का नजदीक का इंतजार कर रहे हैं? विशेष स्पेशल सत्र जो बुलाया गया था, हम लोगों को यही लगा कि ये रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट लागू करेंगे। महिला आरक्षण आप लागू करते हैं, लागू संविधान संशोधन हो गया, लेकिन कब लागू होगा ये तय नहीं है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो देखिए, एक चीज समझ लीजिए, संघ का जो काम करने का तरीका है ना, वो अपना उनका एक अलग तरीका है। वो पहले पब्लिक को ओपिनियन को थोड़ा टच करता है। किसी भी स्थिति में आप देखेंगे कि उसको थोड़ा टच किया कि वो क्या उसका रिस्पांस मिलता है, फिर धीरे 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 उन चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ये तरीका है, उसी तरीका को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। अब ये बताइए कि आप महिला आरक्षण बिल ये लागू, संविधान संशोधन क्या इन्होंने लागू किया, ठीक है, कब से लागू होगा? अगर ये इन्होंने उसी संशोधन में कह दिया रहता कि 2026 में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा उस महिला आरक्षण बिल के अकॉर्डिंगली होगा, तो वो नहीं करना है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन चीजों को हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन एक्सप्लॉइट, मतलब इंडिया गठबंधन इनके उस नैरेटिव पर भारी पड़ रहा है। पहली बार जी राष्ट्र, चाहे वो ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, इनको पहली बार घेराबंदी करी। और ये जो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है प्रधानमंत्री के चेहरे पे, आप बताइए कि कोई प्रधानमंत्री अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसका महत्व है। आप किसी पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में अगर आप बयान दे रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके का बयान दिया, तो आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, आपको इस तरीके के बयान से बचना चाहिए। लेकिन आप राजनीतिक व्यक्ति पहले हैं, प्रधानमंत्री आप बाद में। आप चुनावी मूड में हमेशा रहते हैं, इसलिए इस चुनावी मूड में इस तरीके का बयान देना स्वाभाविक तौर पे है, उनको वोट लेना है। लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए इस तरीके का बयान आप दे रहे हैं, तो ये आपका दिख रहा है कि आप तनाव में हैं। अब पहली वाली स्थिति नहीं है, और टीम इंडिया इन लोगों को जो है सो परेशानी खड़ा किया है। और इस परेशानी की वजह से नहीं होता है कि आप जब तनाव में रहते हैं तो कुछ चीजें चल जाती हैं, तो ये सारा कुछ उसी वजह से 2024 में बीजेपी घिरने वाली है। जयंत जी, आपको मैं कमेंट कुछ चाहूंगी। पूरे कॉन्फिडेंट है नवीन जी कि 2024 में बीजेपी की ही सरकार आएगी? निश्चित। और मैं कुछ माननीय संतोष जी के बातों का जवाब देना चाहूंगा। अमित शाह ने बिंदुवार जवाब दिया महिला आरक्षण बिल के बारे में, जो पहले जनगणना होगी, नवीन फिर सर, मैं आपका प्रसिमन कमेंट होगा। लूंगी, लेकिन मैंने जयंत जी से सवाल पूछा था। अच्छा, ठीक ठीक है, जी ओके। जयंत जी बताइए। ये तो जो एक खुशफहमी है और जो एक कंप्लेसेंस जिसको कहते हैं, उसमें तो पूरी मोदी के नेतृत्व में जो उनकी सरकार है, वो सारे लोगों के बयान इसी तरह के होते हैं और स्वाभाविक भी है, वो कहेंगे कि हमारे हैं। लेकिन वो जिस तरह की राजनीति की तर्जुमानी अभी हो रही है गठबंधन की तरफ से विपक्ष, वो उसका कोई काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। बाकी संतोष जी अनुभवी व्यक्ति हैं, मैं एक ही अपना रिजर्वेशन उनकी बातों के सामने बताऊं कि लालू प्रसाद जी कास्ट पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे। कास्ट पॉलिटिक्स की जगह असर्शन की पॉलिटिक्स हम उसको कहना पसंद करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जो कमजोर और जो एक तरह से कहें कि अनप्रिविलेज्ड, अंडर रिप्रेजेंटेड स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है, उसकी नुमाइंदगी, उसकी एक तरह से बेहतरी की कोशिश, ये तो वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी है। और जो भी उस स्टेट को रन करेगा, चलाएगा, उसका ये संवैधानिक दायित्व है कि उसको कैसे मुख्य धारा में लाए। राजनीतिक सशक्तिकरण भी करेगा, उसका सामाजिक सशक्तिकरण भी करेगा। और इसलिए लालू प्रसाद जी का जो पहला कैबिनेट था, मंत्री परिषद, उसमें आप जोड़ लें 28 लेजिस्लेटर्स अपर कास्ट के थे, उसमें 18 को मंत्री बनाया उन्होंने। 2 आदिवासी जीत के आए थे, दोनों को बनाया। दलितों को, मुसलमानों में 8 को, पहली बार 31 पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग मंत्री बने। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजें तो परसेप्शन भी गढ़ी जाती हैं। दूसरा जो ये कह रहे थे कि भाई चारा घोटाले, ये तो दुनिया का अलबेला केस है। अलग अलग मामलों में अलग अलग तरीके से अलग अलग सेपरेट जो है आप उसमें ट्रायल चलाएंगे। तो जोनाथन स्विफ्ट कहते थे, लॉज आर लाइक कॉबवेब्स व्हिच मे कैच स्मॉल फ्लाइज एंड लेट वास्प्स एंड हॉर्नेट्स ब्रेक थ्रू। ये मकर जाल है, यहाँ छोटी छोटी मक्खियां तो उसमें आ जाएंगी, लेकिन जो बड़े बड़े मकोड़े कीड़े हैं वो सब उससे बाहर चले जाते हैं। तो ये जो एक किस्म से न्यायिक व्यवस्था है, उस पर बिना कोई टिप्पणी करते हुए हम लोगों की पार्टी की आरंभ से मांग रही है, और हम लोगों मतलब आरजेडी ही नहीं, तमाम सोशलिस्ट पार्टियां, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन के तहत जजेस का अपॉइंटमेंट हो।
और आपको मालूम है उस समय मुकदमा करने वाले लोग जो हैं, शिवानंद तिवारी जी ने कहा कि उस समय मंडल कमंडल का इस तरह का वातावरण था, समाज में एक साफ-साफ विभाजन रेखा पैदा करा दी गई थी, उन्माद फैला के, कि वहां पर एक जज भी तो इसी समाज से आता है, वहां निरपेक्ष रहना नैसर्गिक था ही नहीं। और उस वजह से कई तरह की टिप्पणियां भी होती थी और जजमेंट में भी उसका रिफ्लेक्शन होता था। बहरहाल ये मैं इतना कह सकता हूं कि आज की तारीख में जो जातिवार जनगणना माने जाति आधारित गणना जो है, कास्ट बेस्ड सर्वे जो है, उसके आंकड़े जो जारी किए गए हैं और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, वो लगभग जी। कास्ट सेंसस का जो हासिल होता वही है। मजबूरन बिहार सरकार को ये कराना पड़ा। ठीक कह रहे हैं संतोष जी, उसमें क्या आपत्ति? कोई भी सरकार अपनी सामाजिक सच्चाई को जानने से कैसे मुंह छुड़ा सकती है? ठीक है फिर नवीन जी। ब्रिटानी हुकूमत ने जो 1881 में शुरू किया और 1931 के बाद हुआ नहीं, विश्व युद्ध के दौरान जारी नहीं हुआ, ठीक से नहीं हुआ, लेकिन आजाद भारत में तो इसकी कई कोशिशें हुई। पंडित नेहरू के कैबिनेट ने ही के द्वारा गठित जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, काका कालेलकर की अध्यक्षता में, उसने भी इसकी अनुशंसा की कि 61 की जनगणना कराई जाए। जनता पार्टी की सरकार ने की सरकार नहीं चली, इसलिए 1981 की जनगणना नहीं हो सकी। फिर जनता दल नीत जो नेशनल फ्रंट था उसका भी था, लेकिन आप जान रहे हैं कि वीपी सिंह जी की सरकार चली गई, चंद्रशेखर जी आए, नहीं हुआ। फिर 2001 की जनगणना हो, इसके लिए यूनाइटेड फ्रंट की सरकार जो बैक्ड बाय कांग्रेस एंड लेफ्ट, कहा कि 2001 की जनगणना होगी जातिवार। एक जाति का कॉलम है तो आपको जोड़ना है। अगर तेजस्वी जी कहते हैं कि अगर धर्म का कॉलम जोड़ने से व्यक्ति धर्मांध नहीं हो जाता, तो जाति का कॉलम जोड़ने से जातिवादी कैसे हो जाएगा समाज? समाज में जाति एग्जिस्ट करती है, आप जान लो, ताकि उसके तहत कोई वेलफेयर स्कीम्स आप चला सकें। जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड स्ट्रेटा है उसके लिए आप विशेष अवसर कुछ आप मुहैया करा सकें, हॉस्टल्स की संख्या बढ़ा सकें, उसकी सीटें बढ़ा सकें, तो ये काम तो बहुत वाजिब है और ये किसी के खिलाफ नहीं है। और जहां तक कुछ लोग एक आशंका जाहिर करते हैं कि भाई मेजोरिटेरियनिज्म इसमें हावी हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल सर, समाज में किसी भी जाति का एक भी व्यक्ति समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण नवीन कुमार जी से, संतोष जी से। जी मेरा यही कहना है, जो इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी बेंगलोर में मांग किए थे कि जाति गणना को एजेंडा, इसका प्रमुख एजेंडा माना जाए, ममता बनर्जी नहीं मानी। कर्नाटक में सरकार जाति गणना करा चुकी है कांग्रेस की, वहां क्या आपत्ति है रिपोर्ट सार्वजनिक करने? रिपोर्ट सार्वजनिक करें। और जहां तक हम लोग जमीन पर रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं, ये कागजी बात है, हम लोग को सब पता है जो कौन जात कितना एक विधानसभा में कौन लीडिंग है, क्या है, नहीं, सबको पता रहता है। जो भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं उनके लिए नई बात नहीं है, ये आंकड़ा सबको पता था सब दिन से क्या सिचुएशन है ग्राउंड पर। लेकिन फिर भी हम लोगों को इस पर आपत्ति नहीं है, स्वागत योग्य कदम है। उत्थान के लिए क्या योजनाएं बनानी है, अभी अब उस पर तो टिप्पणी करना उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्सी खाली करें, 2% है, कितना 18 साल तो रह लिए, कितना रहेंगे? आपका आखिरी कमेंट। देखिए, बीजेपी की तरफ से यही सवाल, मुख्यमंत्री जी कुर्सी खाली करिए, आप 2% हैं, तो आप उनके उस नैरेटिव को तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना कि भाई जिसकी जितनी आबादी उसकी उतना रिप्रेजेंटेशन, तो फिर आप कहाँ रहिएगा? मोदी जी का रिप्रेजेंटेशन कितना है? वो तो बाद में बने हैं सवर्ण से पिछड़ा, कहाँ मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे? अगर नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो मोदी जी को रिजाइन देना चाहिए, यही आप मानते हैं। तो आप खुद बोले हैं नवीन जी, हम नहीं बोले हैं, आप खुद बोले हैं ये बात, नीतीश इस्तीफा दे तो मोदी भी इस्तीफा दे। कितना देश में आबादी है मोदी का? देखिए यही राजनीति है, इसी नैरेटिव में यही अल्पसंख्यक से मांगे जो एक उप मुख्यमंत्री, 30 सेकंड में आखिरी कमेंट। बस वही है। देखिए इनके लिए परेशानी है, जातीय जनगणना से इसलिए बचना चाहते हैं कि ये धर्म की जो राजनीति है उस राजनीति को उस फोल्डर से बाहर नहीं निकलना देना चाहते हैं। और जैसे ही जातीय जनगणना हो उससे कुछ होना नहीं है, रणनीति में क्या कुछ बदलाव होगा। जैन जी आपका भी आखिरी कमेंट। नहीं, मैं तो मैं लालू प्रसाद जी के उस वक्तव्य को दोहराना चाहता हूं जो वो जातिवार जनगणना के आंकड़े जारी करने के लिए राजभवन मार्च करते हुए 26 अगस्त 2015 को उन्होंने कहा। क्या कहा? कि धार्मिक आंकड़ों से करोड़ों गुना ज्यादा फायदा जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने से होगा।
समावेशी विकास के लिए उन्हें जारी करना होगा। और आज जी, की तारीख चलिए में देखते हैं। तेजस्वी जी भी इसी दिशा में जी। आगे बढ़ रहे हैं। जी, देखते हैं कि अब वाकई जातीय जनगणना होगी या नहीं, या फिर बीजेपी अपनी नई रणनीति में क्या कुछ दिखाएगी और किस तरह से 2024 के लिए इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप सभी मेहमानों का हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए TV6 न्यूज नेटवर्क और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।